नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लोजर ऑफ एलएलपी, या हम इसको स्ट्राइक ऑफ एलएलपी भी कह सकते हैं, या एलएलपी या सिंपल लैंग्वेज में एलएलपी को बंद करना। और साथ ही हम इसमें ये जानेंगे कि एलएलपी बंद कराने का प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ में इसमें क्या बदलाव हुए हैं, जब से V3 में आया है तो क्या बदलाव हुए हैं वो भी जानेंगे। साथ ही मैं आपको वो फॉर्म भी दिखलाऊंगा जिसमें हम फॉर्म 24 है वो भी दिखलाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से उसे फिल किया जाता है और उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो इन सारी बातों को हम इसमें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सबको लग रहा होगा कि आज हम ऑफिस में नहीं हैं, आज हम गार्डन में हैं। तो देखिए, आज थोड़ा सा मैं अलग उसमें था कि मैं थोड़ा सा अलग वीडियो आज बनाऊं। देखिए, नेचर के साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। किसी ना किसी बहाने से आप नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। एक हमने अपने ऑफिस की छत पर बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। कभी कभी क्लाइंट मीटिंग और कभी कभी हम अपने खुद भी बैठने के लिए नेचर के साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी प्रयास करिए, अगर जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्ट रहिए। तो उसी की एक पहल है ये, उसी का आज ये साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन जो है, और साथ में बात करना और आप सबके साथ कनेक्ट रहना बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए फिर आज की हम शुरुआत करते हैं। तो एलएलपी क्लोज़ करना। आज देखिए, क्लोज़ अपने में एक ऐसा वर्ड है जो सुन के बहुत अजीब सा लगता है, बहुत मायने रखते हैं इन सब चीज़ों का। कोई भी चीज़ क्लोज़ करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। जब आदमी क्लोजिंग के लिए सोचता है तो उसके लिए वो उससे पहले बहुत चीज़ें सोचता है, और इस क्लोजिंग का हर किसी पर, उसकी पर्सनल जिसकी अगर अपनी एलएलपी है उसके ऊपर भी, और साथ में उससे जुड़े लोगों के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक बहुत स्ट्रेस भरा डिसीज़न होता है, बहुत ज़्यादा तनाव भरा डिसीज़न होता है। और ये डायरेक्टर, प्रोप्राइटर या कोई भी बिज़नेस, जैसे आप चाहे प्रोप्राइटरशिप में हो, कंपनी में हो, पार्टनरशिप में हो, चाहे वो एलएलपी में हो, कोई भी ये डिसीज़न लेना कि हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई कारण होते हैं जिसमें आप सबको डिसीज़न लेना पड़ता है, पार्टनर्स को डिसीज़न लेना पड़ता है, डायरेक्टर को डिसीज़न लेना पड़ता है कि नहीं, अब हमसे ये काम नहीं हो सकता है, या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो जैसे एक रनिंग अपने में एक पार्ट है, वैसे एक क्लोज़र भी अपने में एक पार्ट है। दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हम उसी क्लोजिंग के बारे में हम बात करेंगे कि इससे जुड़ी हुई क्या प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से आप इसको आप करिए। और आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लेंगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई, इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे कि आपको कोई डाउट रह जाएगा। और अगर हो सके, अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ें रह जाती हैं, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज जो हम एलएलपी की बात हम क्लोजिंग करते हैं, उसमें जो बदलाव आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एलएलपी है, देखिए, कई टाइप के बिज़नेस होते हैं। कंपनी, आप बिज़नेस जो है कंपनी के थ्रू से भी कर सकते हैं, एलएलपी के थ्रू से भी कर सकते हैं, और प्रोप्राइटर के थ्रू से भी कर सकते हैं, और पार्टनरशिप बिज़नेस से भी कर सकते हैं। ये तीनों में क्या अंतर है, किस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा अपनी वीडियो में। और जैसा कि मेरा मोटिव और चैनल का भी मोटिव यही है कि आपको हर चीज़ में आगे रखना। बहुत सिंपल तरीक़ों से, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको लीगल टर्म्स बताना, आपको हमेशा आगे रखना। आप एटलीस्ट मीटिंग में, आप जॉब करने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो एटलीस्ट आपको उस बारे में पता हो कि आखिर होता क्या है। तो मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है। बहुत ज़्यादा मैं सेक्शन की, ये सेक्शन में ये कहता, वो सेक्शन में कहता है नहीं, उसके लिए बुकें हैं, प्रोफेशनल हैं, आप जाइए उनके पास और वो आप उनसे जुड़िए और उनसे बात करिए जब आपको बहुत डीपली नॉलेज चाहिए। लेकिन एटलीस्ट जब आप उनके पास जाएँ, जब आप इंटरव्यू दें, जब आप स्टडी करें, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि यार हाँ, ये तो मैंने सुना हुआ था। ये मेरा मोटिव है। तो इसी पहल में मैं आपको इतनी आसानी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एलएलपी को बंद कर सकते हैं।
देखिए मैंने बताया कि आप डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया जाता है, लेकिन कई कारण होते हैं जिससे एलएलपी बंद, जैसे आपने एलएलपी खोली, आपने सोचा कि यार मैं ये बिज़नेस करूँगा तो हो सकता है कि मुझे ये प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या होता है कुछ कारण से क्या होता है वो बिज़नेस नहीं चल पाता, आपके कस्टमर नहीं जुड़ पाते आपसे, या आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं यार अब मैं ये बिज़नेस बंद कर दूँ, या कई और भी कारण हो सकते हैं जो आप सबको या किसी को फेस करना पड़ता है। अपनी अपनी सबकी ज़रूरतें होती हैं और अपनी इच्छाएं होती हैं जिसकी वजह से आप कंपनी क्लोज़ करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए आप अगर कंपनी या एलएलपी या कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको सचमुच नहीं चलाना तो आप सचमुच उसे क्लोज़ करिए, आप उसे बिल्कुल मत भूल जाइए कि नहीं ठीक है छोड़ दीजिए, क्योंकि हर किसी बिज़नेस में अपने कंप्लाइंस होते हैं, अगर वो कंप्लाइंस नहीं करेंगे आप तो वो उस पर पेनल्टी लगती ही चली जाएगी, और कल को कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट की नई चीज़ें आ जाएँ, नई सिनेरियो आ जाएँ, तो उसमें हो सकता है कि आपको जितना आप इसको सोच रहे हो कि नहीं यार हम इसको बंद नहीं करेंगे, छोड़ो जाने दो, कौन देखने आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो उससे ज़्यादा वो महंगा ना पड़ जाए। अगर आपके मन में बिज़नेस को बंद करने का आ गया है कि मुझे बिज़नेस बंद करना है, तो आप अपने कंसल्टेंट से मिलिए, सीए से मिले, सीएस से मिल से, एडवोकेट से मिलिए और उनसे बात करिए कि मुझे ये कंपनी बंद करानी है। तो मेरी आप सबसे यही राय है, अगर आपको नहीं बिज़नेस करना है, उस चीज़ को बंद करनी है, तो उसको अच्छी तरीके से बंद करा दीजिए, क्योंकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एलएलपी भी उसमें का एक पार्ट है। एलएलपी क्या होती है? एलएलपी पार्टनरशिप बिज़नेस, पहले गवर्नमेंट ने देखा कि यार पार्टनरशिप बिज़नेस जो है अनरजिस्टर्ड तरीके से लोग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो एक गवर्नमेंट इसको पार्टनरशिप बिज़नेस को कि भैया आप रजिस्टर्ड तरीके से आप काम करिए, उसी का एक पहल है। तो एलएलपी बेसिकली पार्टनरशिप ही होती है, उसको आप एमसी में जाके रजिस्टर्ड कराइए तो वो एलएलपी हो जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं जिसे। इसके अपने में बहुत फ़ायदा है, अपने में बहुत नुकसान है। ये सारी वीडियो के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस आज की वीडियो हमारी इसी पे है कि हम जो है हमने एलएलपी बना ली, लेकिन अब हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। तो अब जो है, अब हमारा जो है इसमें हमारे पार्टनर नहीं होते, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और पार्टनर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली कंडीशन क्या है? अब हम लीगल प्रोविज़न पे बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि आपका बिज़नेस बंद हो गया है, आप जो है उसको कम से कम बिज़नेस बंद हुए, आपके बिज़नेस क्लोज़ हुए कम से कम 1 साल आपका हो गया हो। 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, फिर आपने 2-3 साल अच्छे चलाए, लेकिन उसके बाद फिर बिज़नेस नहीं आ रहा, तो 2 महीने 3 महीने कोई बिज़नेस नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि अपने इन्हीं में बंद कर दूँ, तो कम से कम आपको 1 साल और रुकना पड़ेगा। जब तक आपका 1 साल नहीं हो जाएगा बिज़नेस बंद हुए, बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुए, बिज़नेस ऑपरेशन हुए, जब तक आपका 1 साल नहीं हो जाएगा कि बंद हो गया है मेरा 1 साल, तो 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं मिनिस्ट्री में। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आपने एलएलपी तो खोल दी, लेकिन जो आपने सोचा था मोटिव अगर फुलफ़िल नहीं हो पाया, तो आपने फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, तो इसमें भी आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। और उसके बीच में उस दोनों ही, तो कम से कम पहली जो कंडीशन है वो सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है कि 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। अब आपने 1 साल रुक लिए और आपको अब फाइल करना है, तो इसके अंदर तो फर्स्ट आपको जो है, अब आपको जो इसमें फ़ाइल करना है, अब आप उसमें मिनिस्ट्री को एक फॉर्म जाता है, फॉर्म 24, वो आपको फ़ाइल करना होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए ये है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एलएलपी ऑफ क्लोजिंग ऑफ एलएलपी। ये देखिए जो इसमें स्क्रीन पे मैं आपको दिखला रहा हूँ। इसके अंदर आपको अपनी, अगर आपने आईटीआर भरी है तो आईटीआर की रिटर्न जाएगी, एलएलपी 8 और 11 जाएगा। ये फॉर्म होते हैं जो एनुअल कंप्लाइंस के होते हैं, वो जाना ज़रूरी है इसमें। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे अभी। और साथ में एफिडेविट लगती है और सभी डायरेक्टर की कंसेंट लगती है, और एसओए लगता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगती हैं, और लिमिटेड लायबिलिटी एग्रीमेंट अगर है आपके पास, आपने फ़ाइल कर रखा तो एक वो लगती है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊं आपको। देखिए आप जब कंपनी में फॉर्म एलएलपी 24 फाइल करेंगे तो एक एप्लीकेशन लगेगी। सभी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, सब अपनी कंसर्ट देंगे कि नहीं हमें बिज़नेस नहीं चला। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है कि आपको कंसर्ट,
सभी डेज नहीं पता, अगर 4 हैं तो 4 से, 2 हैं तो 2 से कंसेंट लेनी पड़ेगी। एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने होते हैं, उसमें ये लिखा रहता है कि हाँ हम इस समय से बिजनेस नहीं चला रहे हैं, अगर कल को कोई डिफ़ॉल्ट या वो आती है तो हम जो है हम लायबल हैं इसके लिए। इसका एक अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, तो हम आपको फॉर्मेट दे देंगे। तो दूसरा एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि आपको एसओए फाइल करना होता है। एसओए क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सीए जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक आपको लेटर देते हैं, मतलब एक पेज पर लिख के, ये मैं फॉर्मेट भी दिखला दूंगा, देखिए ये फॉर्मेट होता है, ये होता है एसओए, इस तरीके का दिखता है, इसमें ये डिटेल जाती हैं। तो सीए अपने साइन करके, अपनी मेंबरशिप डालकर इसको साइन करके आपको देते हैं कि हाँ अब हमारे पास अगर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी है तो उसको सबको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल इसके अंदर जाती है, मैं डिस्कस करता हूँ अभी। और इनकम टैक्स रिटर्न भरी तो इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी लगती है, और फॉर्म 11 और 8 जितने भी आपने भरे हैं वो लगेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स भी खड़ी है, लायबिलिटी भी खड़ी है, और हम इसको बंद करना चाहें तो नहीं बंद हो सकती। तो आपको पहले एसेट्स और लायबिलिटी अपनी बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे, उसके बाद ही बंद होंगी। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब कुछ हम क्वेश्चन आंसर पे हम आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, अब देखिए क्या है कि हम पहला क्वेश्चन तो यही था कि हम कब बंद कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आप 1 साल आपका बिज़नेस बंद होना चाहिए, और 1 साल तक आपका बिजनेस, तो आपको जब बंद करना है उससे पहले ही, कम से कम आप उससे पहले ही आप अपनी एसेट्स लायबिलिटी को ख़त्म करने के स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि आप जिस दिन सोचें, मेरी राय ये है कि आप जिस दिन आप सारी एसेट्स लायबिलिटी को ख़त्म करिए, उसके बाद ही 1 साल आप वेट करिए, उसके बाद आप इसे बंद करिए। तो 1 साल ये। दूसरा, क्या हमें एनुअल रिटर्न्स फॉर्म 8 और 11 भरना ज़रूरी है? हाँ, फॉर्म 8 और 11 आपको भरना ज़रूरी है, लेकिन उस केस में भरना ज़रूरी है जब आपका बिज़नेस रन कर रहा हो। अब आप समझ लीजिए 2-3 साल आपने बिज़नेस रन किया, अब 3 साल आपने बिज़नेस रन किया, आप चौथे साल से बिज़नेस रन नहीं कर रहे हैं, तो चौथे साल से आपको ये फॉर्म 8 और 11 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 साल की आपको लेकिन 3 साल जब आपने बिज़नेस रन किया तो आपको ज़रूरत है। अब जिसकी कंपनी जैसे नई होती है, वो उसने फॉर्म द इनकॉर्पोरेशन, उसने कोई फॉर्म फाइल नहीं किया, वो बंद करना चाहते हैं, तो उनको कोई LLP 8 और 11 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर आप कोशिश करिए, अगर फॉर्म 8, 11 आप भर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी तो हो सकता है कि ये नहीं मांग रहे हों, हो सकता है कोई चेंजेस आ जाएँ, आप ये सोच के बैठे हैं यार 2-3 साल कोई बात नहीं, बंद हो जाएगी, मैंने तो बिज़नेस नहीं करा, तो फॉर्म 8, 11 जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसकी कंप्लाइंस कराते रहे, चाहे जीरो ही फाइल करिए, उसमें जीरो की डिटेल जाएगी लेकिन जाती रहेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मिनिस्ट्री मांगे तो एटलीस्ट आपके पास हो वो। तो मेरा ये है कि आप फॉर्म फाइल करते रहिए। और दूसरा, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का क्या है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है, अगर वही सेम इसी के साथ ये कंडीशन, अगर आपके जिस ईयर में बिज़नेस है, जब तक बिज़नेस है तब तक आपकी ITR पूरी होनी चाहिए, और जब बिज़नेस नहीं है तो आप ITR नहीं भरिए। लेकिन बस वही मेरी राय है कि आप अपनी कंप्लाइंस पूरी करते रहिए, 1 साल तक पूरी करते रहिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। और LLP और जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है, 4th नंबर का सॉरी, तो वो ये आता है कि आपका एग्रीमेंट जो इनिशियल एग्रीमेंट है वो हर कंडीशन में आपके जाना ज़रूरी है, तो वो ज़रूर फाइल कर लीजिए। याद से, अगर आपकी पता है नई कंपनी है तो आप उसमें LLP है तो आप उसमें फ़ाइल कर लीजिए, तो उस कंडीशन में आपकी जाना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि LLP से संबंधित जो भी क्वेरी थी वो रिज़ॉल्व हो गई है। तो आप ये सब कंडीशन फुलफ़िल कर लेंगे, एफिडेविट लगा लेंगे, आप SOS तैयार कर लीजिए। और एक SOS की बात ये भी है कि SOS आपको जब आप लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी से लेंगे, तो आपको कम से 1 महीने के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना होगा, विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ साइनिंग ऑफ SOA। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या है, इसमें क्या बदलाव आया है वो मैं आपको बताऊं। अब SOA जो है, अब जो बदलाव आया है वो ये आया है कि SOA जो है, SOA को अब आप चाहें तो आप रख लीजिए, फिजिकल ले लीजिए, साइन करा लीजिए, लेकिन अब उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म आया है V3 जो आया है, जो V3 में जो नया फॉर्म 24 जो आया है, उसके अंदर ही है आपका SOA जो है, वो उसके अंदर ही आता है। तो उसी के अंदर ही आप
आप फॉर्म ले आइए और उसको आपको पता है आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी वो डिटेल जो उसके अंदर है, जो मैंने आपको एसओएस दिखलाया था, यही सेम डिटेल उसके अंदर जाती है। तो अब आपको फिजिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये चेंजेस आए हैं कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके हैं जो आपको साइन करेंगे वही चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें डीएससी लगा, इसमें नाम आएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ नाम बोलेगा और मतलब उसमें लिखा आएगा कि मैं आपको दिखलाऊंगा, जैसे उसमें आएगा कि डिजिटली साइन बाय। तो जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको लेना है उन चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे आप पहले से ही आप चाहें तो फिजिकल में लेके अपने पास रख सकते हैं, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। यही इसमें चेंजेस आया है कि अब ये ऑनलाइन जाएगा। साइनिंग डीएससी ज़रूर लगेंगे उनके, ये है। हम ये सोचे कि हम इसको फिजिकल लगा दें तो नहीं, वो चीज़ें अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले फिजिकल लगती थी, पहले जो हम 24 जाता था उसमें फ़िजिकल लगती थी और उसमें डायरेक्ट के डीएससी लगते थे और फॉर्म फाइल हो जाता था, लेकिन अब नहीं है। अब फॉर्म के अंदर वो कंपलसरी है, आपको उसके अंदर ही डाटा फिल करना है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके डीएससी लगेंगे। तो इस बात को गौर करिएगा कि आपको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जी से बोल के रखना है कि सर आप ये डाटा हमें फिल करके दे दीजिए, लेकिन आपको अपने डीएससी लगाने होंगे इसके अंदर। तो ये मेजर चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको वो फॉर्म भी दिखलाता हूँ। चलिए अब मैं आपको वो फिजिकल फॉर्म दिखलाता हूँ। ये वो फॉर्म है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास रीज़न पूछेगा कि क्यों आप बंद करना चाहते हैं और डेट क्या है, किस डेट से आप इनऑपरेटिव है, तो वो सब आप डिटेल डाल दीजिए। मेरे केस में इनऑपरेटिव थी, इनकॉर्पोरेशन थी, तो मैंने वो डेट डाल दी थी। अब सबसे ज़रूरी क्या है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, येस और नो कर दीजिएगा। तो वो कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इनकम टैक्स फाइल की ये नहीं किया, वो है। सबसे ज़रूरी क्या है, वो ये डेट है। डेट अब ये देखिए, ये एसओए की डेट है, ये एसओए, ये पूरा फॉर्मेट ये एसओए है। अब ये देखिए मैंने 23 तारीख जानबूझ के डाली है कि जिससे क्या है कि अब ये रोक देगा। मैंने आपको जैसे पीछे बताया था कि एसओए आपका 1 महीने से के अंदर का होना चाहिए। मेरे केस में ये सब चीज़ें देखिए एसओए का ही फॉर्मेट है कि आप सिक्योर्ड लोन कितना है, ये सारी डिटेल वही है। मेरे केस में सब कुछ जीरो है, तो मैंने पहले ही इसको जीरो डाल दिया है। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल डाल दी है। अब मैं इसको नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रोक देगा कि ये है। सबसे ज़रूरी क्या है, ये देखिए इसने रोक दिया, इसने कि 30 दिन से ज़्यादा है, तो यही डेट आपको सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक डेट और पीछे जो मैंने आपको बताया था कि वो डेट भी ज़रूरी है कि कब से आपका इनऑपरेटिव है, वो डाल दीजिएगा। जैसे ही आप इसको, फिर अब मैंने डेट 30/1 की तो मैंने डाल दी। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ये अटैचमेंट, ये लास्ट पेज है। इसमें आपकी पता है अटैचमेंट लग जाएगी, एफिडेविट लगेगा, ITR लगेगी, इनऑपरेट वो लगेगा, सब कुछ इसमें जो भी आपकी फॉर्म 8 फॉर्म 11 है सब कुछ इसमें लग जाएगा। तो उसके बाद फिर आपके पास कोई और अटैचमेंट लगानी है तो वो आप ऑप्शनल में जाके लगा सकते हैं। फिर नीचे डायरेक्टर की डिटेल आएंगी, फिर वो आप डायरेक्टर की डिटेल डाल के उसे आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, सबमिट करते ही फॉर्म को आपके पास वो 24 इस तरीके के देखिए ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और फिर इसमें DSC चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के भी और डायरेक्टर की डिटेल लगाकर आप उसे अपलोड कर लीजिए। ये है वो फॉर्म। जैसा कि आपने वो फॉर्म देखा, तो अब ये फॉर्म है, इस तरीके के फॉर्म अब अवेलेबल है V3 पर। तो V3 पे आप इस तरीके से जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये फॉर्म आप फिल कर देंगे और जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होंगे, तो आपके पास ROC से एक इंटीमेशन या अगर होगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो वहाँ से इंटीमेशन आ जाएगी, अप्रूव होगी तो भी वहाँ से आएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सभी डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन जाती हैं। ROC फिर सबको, इनकम टैक्स को, GST को, या इन सब के जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट जो आपके लगते हैं उन सब पे जाती है। ये हो सकता है भेजें या कोई डाउट हो तो हो सकता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो आप इसको फाइल इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 2-3 महीना, 3 महीने, 4 महीने में आपके पास आपकी जो कंपनी है स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी, वो क्लोज़ हो जाएगी। तो क्लोजिंग रिलेटेड मैंने आपके सारे इशू को क्लियर कर दिया है। और आपको किसी और टॉपिक में जानना है या आपको समझना है कि ये किस तरीके से होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हमारी टीम उस पर रिप्लाई कर देगी, या उस पर अगर ज़रूरत होगी तो उस पर वीडियो बना देंगे हम। साथ ही थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको करना चाहता हूँ कि LLP में आज किस किस टॉपिक को कवर किया। आपके क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने कवर किए, फॉर्म कैसा होता है वो भी हमने कवर किया, और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने लिए थे कि कैसे कैसे। तो मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैंने आपको पहले ही दिखला देता, एक बार और दिखला देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे
और एफिडेविट, उसके बाद इसमें एफिडेविट लगेगा, वो एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड लगेगा। अगर वो आपके पास आपको ना मिले तो आप हमें मेल पे या कमेंट में कह सकते हैं, तो हम आपको मेल कर देंगे। आपके पास आपकी ITR होनी चाहिए, LLP 8 और 11 होने चाहिए। वो किस कंडीशन में नहीं होनी चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो क्लोजिंग का डिसीज़न आप लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप क्लोजिंग लेकर सिर्फ डिसीज़न ना लीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए। उसको जो फॉर्म जाता है वो, चाहे प्रोप्राइटर बिजनेस जो मैंने पहले ही बताया है, उसको क्लोजिंग कराने का पूरा प्रोसेस करिए, आप सिर्फ छोड़िए मत। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कोई डाउट हैं, आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए।